ज्वाला द्वीप पार्ट 7। उग्राक्ष को किले के द्वार के पास आते देखकर अमरपाल चित्रसेन के पास जाकर कहा कि महाराज, वह राक्षस बहुत गुस्से से किले में आ रहा है। चित्रसेन खिन्न रह गया। रानी की चेहरा फीका पड़ गया। चित्रसेन ने कहा, यानी उग्राक्ष जान लिया कि वह लड़का कौन है। उसे हम इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते महाराज, अमरपाल ने कहा। ऐसा ही लग रहा है, कहते हुए चित्रसेन कांतिमती की ओर एक क्षण के लिए देखकर बोला, अभी चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। जब मैंने उसे वचन दिया तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि आगे की परिस्थितियाँ कैसे होंगी। उसे मार दे तो, अमरपाल ने कहा। वह इतनी आसानी से संभव नहीं। संभव होने से भी राज्य में उथल पुथल मच जाएगी और मुझे यह अपकीर्ति मिलेगी कि मैंने वचन भंग किया, चित्रसेन ने कहा। रानी कांतिमती झट से आसन से उठी और बोली, महाराज, उस राक्षस की बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इतने में उग्राक्ष राजप्रासाद पहुंचकर जोर से महाराज महाराज कहकर पुकारने लगा। यह सुनते ही चित्रसेन और अमरपाल सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए। चित्रसेन उग्राक्ष की ओर देखकर हंसते हुए पूछा, क्या हुआ उग्राक्ष? धोखा महाराज, मैंने नहीं सोचा कि आप इस तरह वचन भंग करेंगे, कहते हुए उस लड़के को भुजाओं से नीचे उतारा। दासी से गलती हो गई, वह हड़बड़ी में तुझे मेरे कुमार की जगह मंत्री के कुमार को दे दी। ये मंत्री का कुमार है? हा हा हा, कहते हुए उग्राक्ष हंसकर उस लड़के को दोनों हाथों से उठाकर बोला, ये रसोइया का बेटा है, मंत्री का नहीं। असल में मुझे महाराज चित्रसेन का पहला संतान चाहिए। इसके बदले ये पूरा राज्य देने पर भी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा रुको, बेटे को अच्छे दुस्त पहना के लेकर आएंगे, चित्रसेन ने कहा। कुछ ही क्षणों में दासियां अच्छे से कपड़े पहनाकर सुंदर से सजाकर एक लड़के को लाकर उग्राक्ष के सामने खड़ा किया। उग्राक्ष उस लड़के की ओर और दासियों की ओर देखकर पूछा, दासियों, इस बार हड़बड़ी में आप लोग किसी दूसरे लड़के को लेकर नहीं आए हैं ना? अगर तुझे इतना ही शंका है तो उस लड़के से ही पूछो, दासियों ने कहा। इतने में चित्रसेन वहां से चला गया। उग्राक्ष उस लड़के के पास जाकर उसे अपने हाथों में लेकर पूछा, तेरा नाम क्या है बेटा? युवराज, उस लड़के ने कहा। दासियां हंसते हुए बोले, ये कैसे प्रश्न है उग्राक्ष? तुम किसके लड़के हो, ऐसा पूछना चाहिए। मुझे धोखा देने के लिए इस ऐसी प्रश्न के लिए कैसा जवाब देना चाहिए, तुम लोग पहले से ही सिखा चुके होगे, इसलिए मैंने दूसरी तरफ से अपना प्रश्न पूछा। ये लड़का राजकुमार है कि नहीं जानने के लिए जंगल में जाने के बाद और एक परीक्षा होगी। इस बार भी अगर मुझे धोखा हुआ तो मैं फिर से आके तुम लोगों को उठा ले जाऊंगा और अपने सैनिकों से शादी करवाऊंगा। यह बात सुनकर कुछ लोगों ने हंस पड़ा और कुछ भयभीत हो गए। उग्राक्ष उस लड़के को लेकर तेजी से जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उग्राक्ष को लगा कि फिर से इसे परीक्षा लेनी चाहिए। उसे रास्ते में रसोइया का बेटे से गिराई गई छड़ी दिखाई दिया। उग्राक्ष उस लड़के को कंधे से नीचे उतारकर उसे वह छड़ी देते हुए पूछा कि इससे तुम क्या करोगे बेटे? ये मुझे क्यों, इसे मैं अपने पिताजी को दूंगा, लड़के ने कहा। उग्राक्ष चौंक पड़ा। उसे लगा कि उसे फिर से धोखा दिया है। इस छड़ी से तुम्हारे पिता क्या करेंगे? उसने पूछा। अगर कोई भेड़ झुंड छोड़ना चाहा तो उसे इस छड़ी से उसका पैर तोड़ेंगे, लड़के ने कहा। उग्राक्ष को समझ में आ गया कि यह राजकुमार नहीं है। उस लड़के को फिर से भुजाओं में उठाकर हुंकार करते हुए कपिलपुर किले की ओर चल पड़ा। उग्राक्ष जब जंगल पार करके मैदान की ओर चल पड़ा, वहां उसे कई सैनिक दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उग्राक्ष सोचने लगा कि कहीं चित्रसेन ने इन सबको उस पर युद्ध करने के लिए भेजा तो नहीं। लेकिन जब उनके समीप जा रहा था, पहले खड़ा हुआ अमरपाल वहां पे दिखाई दिया। उसके साथ रेशमी वस्त्र पहने हुए 5 साल का एक लड़का भी दिखाई दिया। उसे देखकर उग्राक्ष समझ गया कि यही राजकुमार है।
दूर से देखते ही अमरपाल ने चिल्लाकर बताया, उग्राक्ष, ये लो, यही राजकुमार है। इस बार भी दासी से गलती हुई। उग्राक्ष हंस पड़ा। यहाँ पर हमेशा दासियां ही गलती करते हैं क्या? यह लड़का कोई और नहीं, महाराज चित्रसेन का प्रथम संतान है, अमरपाल ने गुस्से से कहा। उग्राक्ष उस लड़के की ओर तीक्ष्णता से देखा और बोला, इतना प्रयास करने से पहले इसे ही दे देते। उग्राक्ष, तुम एक राक्षस हो। तुम्हें ममता क्या है पता नहीं। रानी मूर्छित हो गई। महाराज दुख से अपने कमरे में लेटे हुए हैं। पहले तुझे वादा किए थे, इसलिए अभी उनको यह दुख सहना पड़ रहा है, अमरपाल ने कहा। हाँ हाँ, उग्राक्ष ने कहा और उस लड़के को लेकर बुझाओं में बिठाकर कहा कि किसी और दिन आकर महाराज का दर्शन करूंगा, बोल के वह जंगल की ओर चल पड़ा। आज से राजकुमार का जिम्मेदारी तुम्हारी है, पीछे से अमरपाल ने चिल्लाया। उग्राक्ष ने कहा कि आज से यह चित्रसेन महाराज का कुमार नहीं है, बल्कि मेरा बेटा है, उग्रदत्त, समझ गए? कहते हुए चल पड़ा। बेटे, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम उग्रदत्त है। ये पूरा जंगल तेरा ही है। तुझे सेवा करने के लिए और तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सैकड़ों सेवक हमारे किले में है। उग्राक्ष अपना किला पहुंचा। किले के सामने अपने अपने परिवारों के साथ उनके सेवक खड़े हुए थे। उग्राक्ष और राजकुमार को देखते हुए वे सब जय जयकार करने लगे। उग्राक्ष ने उनको राजकुमार को दिखाते हुए कहा, इसका नाम उग्रदत्त है। उग्रदत्त की जय, सब लोग कहने लगे। उग्राक्ष उस लड़के को किले के एक सुंदर सुसज्जित कमरे के अंदर लेके गया और वहाँ पे उसे कंधों से नीचे उतारकर कहा, उग्रदत्त, यह तुम्हारा कमरा है। तुमसे मिलकर खेलने के लिए 2 और बालकों को मैं यहाँ पे लाऊंगा। उग्राक्ष अपने सेवकों में से 4 लोगों को बुलाकर कहा, अभी तुम लोग जाकर उग्रदत्त के उम्र वाले 2 लड़कों को लेकर आना। महाराज चित्रसेन को शंका नहीं होना चाहिए कि हम गांव से लड़कों को उठाकर लेके आ रहे हैं। तो फिर यह काम रात को ही करना है, एक सैनिक ने कहा। ऐसा ही करना, लेकिन रात के अंधेरे में किसी अंधे को या कोई लंगड़े को लेकर मत आना। ये लो, जिस घर से लड़के को लेके आ रहे हो वहाँ पे इन स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर आना, बोलकर 2 थैली उसके हाथ में दे दिया। कुछ दिन बाद एक बार सुबह को उग्राक्ष उग्रदत्त को लेके किले के सामने उसके साथ खेल रहा था। तभी 4 उसके सैनिक सीटी बजाते हुए, गाना गाते हुए वहाँ पे दौड़कर आए और उनके हाथों में उग्रदत्त के उम्र के 2 लड़के हैं। उन्हें देखते ही उग्रदत्त उत्साह से खेलने लगा, लेकिन वो 2 लड़के डर रहे थे। उग्राक्ष उनसे पूछ रहा था, जब आप लोग इन्हें लेकर आ रहे थे किसी ने देखा तो नहीं है ना? किसी को पता नहीं नायक, जब हम इन्हें लेकर आ रहे थे घर में कोई नहीं थे। आपने जो अशरफियों की थैलियाँ दी उन्हें उसी घर में छोड़कर आए थे। इतने में वो दोनों नए लड़के जोर से रोने लगे। उन्हें देखकर उग्रदत्त भी रोने लगा। उग्राक्ष तीनों को चुप कराने का प्रयत्न कर रहा था और अपने अनुचरों से कहा था कि इनको बाग में लेके जाओ। वहाँ के बाग के बच्चों को देखकर ये शायद रोना बंद करे। जब तक ये बड़े ना हो जाए तब तक इनके बारे में गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुरंत सेवकों ने उन तीनों को किले के पीछे वाले बगीचे में लेके गए। वहाँ पे बाघ के बच्चे और भालू के बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर ये तीनों चुप हो गए। 5 साल तक समस्त राजभोगों से जो चित्रसेन का लड़का राजमहल में पला बड़ा था, अभी उग्रदत्त के नाम से पल रहा था। उसके साथ रहने के लिए दो बच्चों को चुरा कर लेके आए थे। उन्हें रुद्र और अरुद्र नाम दिया था। ये तीनों बाकी राक्षसों के बच्चों के साथ पल बड़े हो रहे थे। दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजर गए। ऐसे ही 15 साल गुजर गए। उग्राक्ष के सारे अनुचर अपना हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर नागरिकों की तरह खेती बाड़ी करना शुरू किए। ये लोग हाथी और ऊंट को खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग कर रहे थे। जंगल के गांव में रहने वालों को यह बहुत आश्चर्यजनक रहा
चित्रसेन का राज्य इस तरह सुसंपन्न हो रहा था। अब उग्रदत्त और उनके दोस्त रुद्र अरुद्र 20 साल के हो गए। वे सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके थे। अभी भी वो भाग चर्मदारी कभी कभी उन पक्षियों पर चढ़कर रात को नजर आते हैं, लेकिन इन 15 सालों में वो एक बार भी हमला नहीं किए। उनका नायक जो यहाँ आया था, करवीर और राजद्रोही नागवर्मा भाग गए, उग्राक्ष ने कहा। उग्राक्ष की बातें उग्रदत्त के मन में बहुत ही गहरा असर दिखाया। वह सोचने लगा कि अभी भी ज्वालाद्वीपवासी कभी कभी नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ है वे कपिलपुर को नहीं भूले। उग्रदत्त अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना बनाई। इसके जरिए कि ज्वालाद्वीपवासियों में से किसी एक को पकड़े तो वहाँ के परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि नागवर्मा और करवीर जीवित है कि नहीं। उग्रदत्त जब यह बात अपने पिता से कहा तो उग्राक्ष तुरंत मान गया और वह ये भी कहा कि 1 लाख अशरफियों की इनाम का घोषणा करेंगे, जिससे सब सहायता करेंगे। उग्राक्ष को चारों तरफ से समाचार मिल रहा है कि भाग चर्मदारी पक्षियों पर चढ़कर रात को घूम रहे हैं, लेकिन वे कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। इस तरह के समाचार सुनकर उग्रदत्त निरुत्साहित हुआ। वह सोचने लगा कि रात को ये भाग चर्मदारी बिना उतरे यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं। कहीं जंगल के किनारे किसी निर्जन प्रदेशों में वे उतर रहे हैं क्या? उसकी शंका का समाधान निकलना है तो उसने सोचा कि उसे खुद जाकर वहाँ देखना है। रुद्र और अरुद्र भी देवदत्त के साथ चलने के लिए उत्साह थे। एक दिन सूर्योदय से ही दोनों किला छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। रात को एक निर्जन प्रदेश पर वो लोग पहुंचे। एक देवदारू वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। तीनों अपने अपने घोड़ों को अलग अलग से बांधे और सोने के लिए तैयार हो रहे थे। इतने में उस पेड़ के ऊपर रोशनी छा गई। उग्रदत्त आश्चर्य से बोलने लगा कि वह भयंकर पक्षी और उस पर चढ़े हुए भाग चर्मदारी व्यक्ति, उसके हाथ में कुछ चीज़ है जो रोशनी दे रही है। जब रुद्र और अरुद्र सिर उठाकर देख रहे थे तब वह भयानक पक्षी पश्चिम की दिशा की ओर चली गई। रुद्र ने कहा कि मैं यह पेड़ चढ़कर देखता हूँ कि वह पक्षी किस तरफ गई और हम किस जगह पे है। रुद्र पेड़ पर चढ़कर देख के फिर से उतर गया और वह बोलने लगा कि उस पश्चिम की दिशा की ओर एक किला है। मुझे नहीं लगता है कि किला में कोई है और पहरेदार भी कोई नहीं है। तीनों सोचने लगे कि वो किला किसका है। अगर ये भाग चर्मदारी वहाँ पर उतरे तो उन्हें सतर्क करने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं है। उनके प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो उन्हें सूर्योदय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। थकावट की वजह से तीनों जल्दी सो गए। सुबह होने पर जब घोड़े हिनहिनाने लगे तभी वे अचानक उठ पड़े। यह जगह हमारे जंगल से भी बहुत सुंदर है, इसीलिए कोई सामंत राजा यहाँ पे किला बनाया होगा। उन भाग चर्मदारियों को भी यहाँ पे छिपे रहना उतना कष्ट नहीं है। उनके नाम सुनते ही उग्रदत्त खड़ा हो गया। उसके साथ उसके दोस्त भी खड़े हो गए। चलो किले की तरफ जाते हैं। वो लोग घोड़ों को लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों दोस्त घोड़ों के बंधन को मुक्त कर रहे थे। इतने में उन्हें किसी का चिल्लाहट सुनाई दिया। वो लोग चौंक गए। वह आवाज़ एक स्त्री की थी। जल्दी करो, हमें जल्दी उस तरफ जाना है। तीनों दोस्त थोड़ी देर दौड़ने पर ही पेड़ के पीछे से कोई मानवाकार दिखाई दिए और थोड़ा दूर जाने पर उन्हें एक युवती जो रेशमी वस्त्र पहनी हुई और आभरण से सजी हुई युवती दिखाई दी। वह भाग चर्मदारियों से बचने के लिए चिल्लाती हुई भाग रही थी। बचाओ बचाओ! डरना नहीं, हम आ रहे हैं, उग्रदत्त और रुद्र चिल्लाए। अगले ही क्षण पेड़ की डालियों से भाग चर्मदारी नीचे कूद पड़े। उग्रदत्त और उसके दोस्त ये देखकर अचानक निश्चेष हो गए। भाग चर्मदारी उन्हें निरायुध करके रस्सी से हाथ पांव बांधकर भयानक पक्षियों की तरफ उन्हें लेके गए। पलक झपकने के अंदर यह दुर्घटना हो गई। उग्रदत्त चकित रह गया। ऐसा नहीं कि उसने ऐसे किसी आक्रमण के बारे में विचार नहीं किया था,
पर वह इतनी दूर तक विचार नहीं कर सका था। उसने अपने साथियों रुद्र और अरुद्र के साथ सावधानी भी बरती थी, पर फिर भी वह शत्रु के इस अचानक हमले का शिकार होकर उसके जाल में फंस गया। अब तो स्थिति यह थी कि वह अपने दोनों साथियों सहित दुश्मन की कैद में था। क्या इस कैद से कभी छुटकारा हो सकता है? उग्रदत्त सोचने लगा कि जिस युवती ने रक्षा के लिए आर्तनाद किया था, क्या वह भी इन दुष्टों के हाथ बंदी बन गई है, या वह इनके चंगुले से बचकर दुर्ग की ओर भाग गई है? उग्रदत्त को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वह युवती यहाँ से सुरक्षित बचकर निकल सकती है। उग्रदत्त विचार करने लगा, हो सकता है उस नारी के आर्तनाद तथा बाघ चर्मधारियों की चिल्लाहटों को दुर्ग में किसी ने सुना हो। यदि सचमुच ऐसा हो और कोई बाहर निकल आए, तब अवश्य उनकी रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। मानव इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि घटना के किसी परिवर्तन ने खतरे को सुअवसर में बदल दिया है। रुद्र, कहाँ हो? उग्रदत्त ने जोर से आवाज दी। उसे स्वयं पता न था कि उसके दोस्त कहाँ पर है। दो भाग चर्मदारी उन्हें भी कंधे पर लाद कर ले गए थे और अग्निपक्षी पर चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। रुद्र ने चिल्लाकर जवाब दिया, उग्रदत्त, इन दुष्टों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं और भयंकर पक्षी पर चढ़ा दिया है। अरुद्र भी इन दुष्टों के हाथों में पड़ गया है। क्या तुम भी दुश्मन के हाथ आ गए हो? मुंह बंद करो, एक भाग चर्मदारी ने जोर से डांटकर कहा। फिर बड़बड़ाया, हमारे हाथ में बंदी बने ये तीनों नौजवान निरे बुद्ध मालूम होते हैं। अब हमें सामंत राजा सुदर्शन की पुत्री चंद्रलेखा की बुद्धिमत्ता का पता लगाना है। यह कहकर वह अपनी चतुराई पर स्वयं ही हंस पड़ा। भाग चर्मदारी की बातों से उग्रदत्ता को मालूम हो गया कि वह युवती कौन है। इस मूर्ख भाग चर्मदारी ने जीत के गर्व में आकर किसी के पूछे बिना ही उस नारी का परिचय दे दिया था। उग्रदत्त ने सोचा, वह युवती राजकुमारी है तो अवश्य ही लोग उसकी खोज में आसपास फिर रहे होंगे। इतने में दुर्ग की ओर से कोलाहल सुनाई देने लगा। घोड़ों की हिनहिनाहट और घुड़सवारों की चिल्लाहट सुनकर उग्रदत्त को विश्वास हो गया कि सैनिक उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। संभवतः राजकुमारी चंद्रलेखा का चीत्कार दुर्ग के भीतर तक पहुंच गया है। पर यदि कोई और बात हो तो कहीं कोई और खतरा तो सामने नहीं आ रहा। पर निश्चय ही घुड़सवार भाग चर्मदारियों के साथ नहीं हो सकते। उफ, यदि इन बंधनों को तोड़ा जा सकता तो वह इन भाग चर्मदारियों को अच्छा सबक सिखा देता। इस विचार के आते ही उग्रदत्त अपने हाथ पैर चलाकर खींचातानी करने लगा। तब एक भाग चर्मदारी ने भीषण गर्जना की और उसकी छाती पर भाला टिककर बोला, खबरदार, थोड़ा भी हिलने की चेष्टा करोगे तो यह भाला तुम्हारी छाती में घुसेड़ दिया जाएगा। दूसरे ही क्षण भयंकर पक्षी फुर से हवा में उड़ गया। इस अचानक धक्के से उग्रदत्त पक्षी पर इधर उधर डोलने लगा। जब वह संभाला तो मन ही मन सोचने लगा, वक्त हाथ से निकल गया है, ये दुष्ट हमें ज्वालाद्वीप में ले जा रहे हैं। देखते देखते भयंकर पक्षी आकाश में बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गए और बादलों पर से होकर पूर्वी दिशा में जाने लगे। पक्षियों की तेज गति के कारण सरसर बहती हवा उग्रदत्त का स्पर्श करने लगी। यह उसके लिए सर्वथा नया और विचित्र अनुभव था। उसने आज तक अनेक बहादुरी के काम किए थे और कई मौक़ों पर दुस्साहस दिखाया था, पर आज की घटना तो कल्पना से परे थी। उग्रदत्त को भय अभी भी नहीं था, पर अपनी असहाय स्थिति कष्ट दे रही थी। वह पक्षी की पीठ पर बार बार झूल उठता था। उसे नीचे गिरने से रोकने के लिए एक भाग चर्मदारी ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ रखा था। इस प्रकार थोड़ा समय बीत गया। उग्रदत्त को लगा कि अब पक्षी नीचे उतर रहे हैं। वायुताप से भर गई। उग्रदत्त इस भ्रम में आ गया कि आग के शोले उसके शरीर पर लग रहे हैं। इतने में उसे यह पुकार सुनाई दी, हमारे शत्रु भल्लूक चर्मधारी है, इसलिए तुम लोग चंद्रलेखा तथा जिन पक्षियों पर अन्य बंदी सवार है उन्हें सावधानी से नीचे उतार दो। बाकी लोग भल्लूक चर्मधारियों का सामना करो। इस आदेश से उग्रदत्त को लगा कि ज्वालाद्वीप में भी दो पक्ष हैं, एक भाग चर्मधारी और दूसरा भल्लूक चर्मधारी। इन दोनों पक्षों में शत्रुता है। यह बात समझते ही उसके उत्साह का ठिकाना न रहा। उसके मन में अपनी मुक्ति की आशा प्रबल हो उठी।
भाग चर्मधारी और भल्लूक चर्मधारी लोगों की फूट उनकी स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, बल्कि भाग चर्मधारी लोगों के आतंक से देश को मुक्त करने में बहुत सहयोगी हो सकती थी। पर उसे यह शंका व्याकुल बनाने लगी कि अगर दोनों पक्ष के लोग भयंकर पक्षियों पर सवार होकर युद्ध करेंगे तो वह और उसके साथी नीचे गिरकर चूर चूर हो सकते हैं। किंतु कुछ ही क्षणों में अचानक उग्रदत्त वाला पक्षी अपनी गर्दन फैलाकर बड़ी तेजी से नीचे उतरने लगा। उग्रदत्त ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा कि भल्लूक चर्मधारियों के हाथों में बड़े बड़े भाले हैं और वे अपने भयंकर पक्षियों को भाग चर्मधारियों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। देखते ही देखते आसमान में भाग चर्मधारी एवं भल्लूक चर्मधारियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भालों की चोट से कुछ सवार पीड़ा के कारण कराहते हुए पक्षियों पर से नीचे गिरने लगे। सवारों के ना रहने से पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते और चिल्लाते हुए सभी दिशाओं में भागने लगे। इस बीच उग्रदत्त द्वारा सवार पक्षी एक पहाड़ी चोटी पर उतर गया। उस पक्षी पर सवार दो भाग चर्मधारी नीचे उतर गए। उन्होंने उग्रदत्त को पक्षी पर से उठाकर इस तरह नीचे पटक दिया जैसे लिपटी हुई चटाइयों को फेंक जाता है। भाग्य से वह घनी धूप वाले हिस्से पर गिरा, इसलिए उसके शरीर में कोई भारी चोट नहीं आई। वह सुन्न पड़ा रहा। हिलने डुलने से खतरा बढ़ सकता था। एक भाग चर्मधारी उग्रदत्त के निकट आया और पैर से उसके शरीर को हिलाने डुलाने लगा। फिर बोला, लगता है यह मर गया है। तब दूसरा भाग चर्मधारी जोर से हंसकर बोला, यह चाहे मरे या जिंदा रहे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राजकुमारी सुरक्षित हमारे सरदार के महल में पहुंचा दी गई है। बस यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये राजकुमारी चंद्रलेखा की रक्षा के लिए बीच में ना कूदते तो इसे और इसके साथियों को यूं मौत के मुंह में ना जाना पड़ता। पर छोड़ो, इसके बारे में हम फिर सोचेंगे। पहले हमें कंद के अनुचरों का काम तमाम करना होगा। चलो चलते हैं। यह कहकर वह भाग चर्मधारी भयंकर पक्षी की ओर दौड़ पड़ा। उग्रदत्त ने बिना हिले डुले निस्पंद पड़े रहकर भाग चर्मधारियों का वार्तालाप सुना। अगर उन्हें संदेह हो जाता कि वह जिंदा है तो वे उसे मार भी सकते थे। इतना तो पता लगाया कि कंद नाम का व्यक्ति इन भाग चर्मधारियों के शत्रु भल्लूक चर्मधारियों का सरदार है और सामंत राजा सुदर्शन की पुत्री चंद्रलेखा भाग चर्मधारियों के सरदार के पास पहुंचा दी गई है। उग्रदत्त ने अपने हाथ पैरों में बंधी रस्सियों को तोड़ने का भारी प्रयत्न किया, पर उसकी खींचातानी से वे रस्सियां और अधिक कस गई और उसे असहाय तकलीफ पहुंचाने लगी। मुक्त होने के चक्कर में वह और अधिक बंध गया। उग्रदत्त को बड़ी निराशा हुई। वह मन ही मन विचार करने लगा, अब मेरे वश में कुछ न रहा। अब तो कोई यहाँ पहुंचकर मेरी रक्षा करे, तभी बात बन सकती है। लेकिन वह कौन होगा जो संकट में पड़े मुझको मित्र की तरह मदद करेगा? इस समय तो भाग्य ही अगर प्रबल हो तभी मदद मिल सकती है। संभवतः रुद्र और अरुद्र भी मेरी तरह असहाय हालत में होंगे। इस बीच आसमान में दोनों पक्षों के मध्य घमासान लड़ाई हुई। अंत में उग्रदत्त ने देखा कुछ पक्षी पश्चिमी दिशा में भागते जा रहे हैं और कुछ पक्षी उनका पीछा कर रहे हैं। क्रमशः सूर्य आकाश के मध्य भाग में पहुंच गया। धूप कड़ी होती गई। उग्रदत्त की जुबान प्यास के मारे सूख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं इस निर्जन में मैं भूख प्यास से तड़प कर मर न जाऊं। इसी के साथ उसके मन में यह विचार भी आया, शत्रु पक्ष के ही सही, यदि कोई यहाँ समीप आ जाए तो कुछ हद तक उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। कम से कम कुछ फैसला तो हो जाएगा। धूप और गर्मी में पड़े रहकर भूखे प्यासे मरने से तो बेहतर है कि शत्रु के हाथ से काम तमाम हो जाए। क्या ये भाग चर्मधारी उसके बारे में बिल्कुल भूल गए हैं या भल्लूक चर्मधारियों ने उनका काम तमाम कर दिया है? उग्रदत्त इस प्रकार आशंकाग्रस्त था कि तभी निकट के वृक्षों के बीच कोई आहट सुनाई दी। वह उस आहट की दिशा में लुढ़कता हुआ चला गया। उसने वृक्षों की तरफ गहरी दृष्टि डाली। उसे जो कुछ दिखाई दिया वह उस दृश्य से थर थर कांप उठा।
दो भेड़िए पेड़ों की ओट से खड़े उसे ताक रहे थे और जीभ लपा लपा रहे थे। शायद वे तय नहीं कर पा रहे थे कि सामने पड़ा यह प्राणी जिंदा है या मुर्दा है। यदि वे खूंखार जानवर यह समझ गए कि वह असहाय हालत में है तो वे अवश्य उस पर हमला कर बैठेंगे। विपदा पर विपदा। सच ही कहा है कि मुसीबत कभी अकेला ही नहीं आती। उग्रदत्त ने अपनी सारी ताकत बटोरी, कोहनियों के बल पर जमीन पर से थोड़ा उठा और ऊंची आवाज में चिल्ला उठा। उसकी पुकार सुनकर भेड़िए पेड़ों के बीच भाग खड़े हुए। उग्रदत्त ने यह सोचकर गहरी सांस ली कि फिलहाल वह खतरे से मुक्त हो गया है। सूर्य क्रमशः पश्चिमी दिशा में उतरकर पर्वत शिखरों के पीछे चला गया। इस तरह मुसीबत में ही पूरा दिन बीत गया। उग्रदत्त जिस जगह पड़ा हुआ था वहाँ धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी। जब उसे प्यास के साथ भूख भी थी सताने लगी। उसे लगा कि कोई नशीली वस्तु उसके शरीर पर छा रही है। कोई चीज़ थी जो उसके अंग को शिथिल बना रही थी। अगर उसे नींद की खुमारी आ गई तो भेड़िए उसे अवश्य ही खा जाएंगे। उग्रदत्त ने सोचा। उसने जागते रहने का बहुत प्रयत्न किया पर वह सफल नहीं हो सका। जल्दी ही उसे नींद ने घेर लिया। अभी कुछ ही समय बीता था कि उग्रदस्त को लगा कि उसके चेहरे एवं कमर पर कोई तीक्ष्ण नाखून चुभे रहा है। वह चौंक कर उठ पड़ा। दूसरे ही क्षण उसे दूर पर चिल्लाहटें सुनाई दी। उग्रदत्त भी बड़ी जोर से चिल्लाया। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि एक काली आकृति उसके ऊपर से छलांग मारकर भाग गई। वह एक भालू था। उग्रदत्त निश्चेष्ट हो गया। दूर पर जो लोग नारे लगा और चिल्ला रहे थे उन्हें सुनकर वह भालू उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना भाग गया। पर ये चिल्लाने वाले लोग कौन हो सकते हैं? लो देखो, यहाँ आ जाओ। यहाँ पर झाड़ियों के बीच एक आदमी पड़ा हुआ है। वेशभूषा से और रंग से किसी ऊंचे ओहदे का आदमी मालूम होता है। लगता है यह भी हमारे शत्रुओं का शिकार हुआ है। भालू भाग गया है। अब इसके जीने का खतरा नहीं है। देखते हैं यह कौन है। यह कहता हुआ एक आदमी उग्रदस्त के पास दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उसने भालू की चर्म धारण कर रखी थी और उसके हाथ में एक भारी भाला था। उग्रदत्त ने कराहते हुए सिर उठाकर देखा और रूंधी हुई आवाज़ में कहा, सबसे पहले मेरे बंधन खोल दीजिए। प्यास बुझाने के लिए पानी ला दीजिए। भालू चर्मधारी ने बिना किसी अनकानी के चुपचाप उग्रदस्त के बंधन खोल दिए। इस बीच दो और भल्लुक चर्मधारी वहां पर आ पहुंचे। उनमें से एक के कंधे पर सूखी लौकी का खोला लटका रहा था। उग्रदत्त ने लौकी की उस तुम्बी की ओर उंगली का इशारा करके अपने प्यास होने का संकेत दिया। भल्लुक चर्मदारी ने तुम्बी का डांट निकाला और उग्रदत्त के मुंह से लगा दिया। उग्रदत्त ने बड़ी आतुरता से गटागट पानी पी लिया। प्यास बुझने पर उग्रदत्त को लगा कि उसके प्राण लौट आए हैं। क्या तुम उठकर चल सकते हो? एक भल्लुक चर्मदारी ने पूछा। पहले यह तो बताओ कि आप लोग शत्रु हैं या मित्र? उग्रदत्त ने उसे पूछा। हम भी यही सोच रहे हैं कि तुम हमारे मित्र हो या शत्रु। खैर, इस बात का निर्णय हमारे सरदार करेंगे, भल्लुक चर्मदारी ने कहा। अच्छी बात है, मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। यह कहकर उग्रदत्त उठ खड़ा हुआ। इसके बाद तीनों भल्लुक चर्मदारी उग्रदत्त को साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने उतार चढ़ाव वाली पहाड़ी चट्टानों के बीच स्थित एक समतल चट्टान को उठाया। तब एक सुरंग के भीतर उतरकर पुनः उस चट्टान को पहले की तरह बंद कर दिया।